बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जी स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज पोल्यूटेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर की लेयर की बात की थी और उन लेयर्स की एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था कि कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर इन लेयर्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे कुछ साइड इफेक्ट्स की कि इन लेयर्स में वो कौन से मटेरियल्स हैं जो कि आ रहे हैं या जनरेट किए जा रहे हैं कुछ एक्टिविटीज की वजह से, और कैसे ये मटेरियल्स हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा खराब करते चले जा रहे हैं या हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत सी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसी के लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोल्यूटेंट्स का। बेटा, पोल्यूटेंट्स को हम अलूदा मटेरियल्स या अलूदा मादा भी कहते हैं, ठीक है। यानी वो मटेरियल्स जो आलूदगी बनाते हैं यानी पोल्यूशन का कॉज बनते हैं उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो आइए पोल्यूटेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने सामने राइट की हैं, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात राइट की गई है वो ये है कि अ पोल्यूटेंट इज अ वेस्ट मटेरियल, कि पोल्यूटेंट हमारे पास एक क्या होता है, एक वेस्ट मटेरियल, ठीक है जी, दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर और सॉइल, जो कि सबसे पहले आपके पास मौजूद एयर को पोल्यूट करेगा, ठीक है, फिर वाटर को भी पोल्यूट कर सकता है या सॉइल को, ठीक है। सॉइल मींस जरखेज मट्टी। अब अगर फॉर एग्जांपल एयर जो है वो पॉल्यूट होती है, आलूदा होती है, तो इसकी जो रीजन बनेगी या कॉज जो होगा ये एयर पोल्यूटेंट्स का, वो एक्चुअल में एयर पोल्यूशन कहलाएगा। या आप यूं कह लीजिए कि एयर पोल्यूशन जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से होगी। इसी तरह वाटर पोल्यूशन और इसी तरह सॉइल पोल्यूशन, ठीक है जी। तो ये पहली बात है कि ये पोल्यूटेंट्स एक्चुअल में वेस्ट मटेरियल होते हैं जो आपके पास एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया जी यहां पे कि दीज पोल्यूटेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड, कि इन पोल्यूटेंट्स को क्रिएट किया जाता है। एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब निकाला जाता है कहां पे, टू द एनवायरनमेंट, आपके माहौल में, एनवायरनमेंट में, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये निकलते जो हैं वो किन वजूहात की बेस पर, ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इस पॉइंट का मतलब क्या, देखिए बहुत से वेस्ट मटेरियल जो यहां पे हम जिनकी बात कर रहे हैं वो बन रहे हैं, क्रिएटेड यानी बन रहे हैं, एंड डिस्चार्ज यानी निकाले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये पोल्यूटेंट्स कैसे बन रहे हैं। देखिए कुछ तो आर्टिफिशियल रीजंस हैं और कुछ नेचुरल हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैं वो दोनों अफेक्टेड होती हैं। जैसे अगर हम बात कर लें आर्टिफिशियल,
तो आप ये देखिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उन इंडस्ट्रीज में वो तमाम मटेरियल्स तैयार होते हैं जो कि ह्यूमंस को फैसिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है सोप इंडस्ट्री, तो सोप इंडस्ट्री को सोप इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है कि वहां पर सोप की प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी साबुन। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये वो तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि इंस्टॉल किए गए हैं या लगाए गए हैं कंट्री के अंदर, ताकि वो तमाम मटेरियल्स जो इंसान की नीड है, उसकी जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो सके। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरी होने के लिए इन मटेरियल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इंसान अपने बेनिफिट के लिए ये तमाम तर मटेरियल इंडस्ट्रीज के अंदर तैयार करता है, लेकिन जब वो ये तैयार करता है तब कुछ वेस्ट मटेरियल भी तैयार होता है, जो कुछ एयर की फॉर्म में होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता है, कुछ सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कोई प्रॉपर मैनेजमेंट वे नहीं है उन वेस्ट्स को निकालने का। तो इंसान क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के इंडस्ट्रीज में से उन वेस्ट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं, निकाल देते हैं। जब वो ये निकालते हैं तो वो डायरेक्ट आपके कहां पर आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में। तो जो गैस की फॉर्म में होंगी वो इन्वायरमेंट में आकर एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगी वेस्ट, वो कहलाएंगी एयर पोल्यूटेंट्स, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होगी। ठीक है जी। इसी तरह जो लिक्विड फॉर्म में आएंगी वो आकर वाटर बॉडीज में यानी पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगी और वो वाटर पोल्यूशन का कॉज बनेंगी। और इसी तरह जो लैंड के ऊपर सॉलिड फॉर्म में आएंगी तो वो लैंड पोल्यूशन का कॉज बनेंगी, जिसमें सॉइल पोल्यूशन भी आ जाती है अगर वो सिर्फ जरखेज मट्टी के अंदर हो। अब आपको ये पॉइंट समझ आना चाहिए कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, वो तमाम चीजें तैयार करवाना जो ह्यूमन की नीड एंड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत से पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और उनको डायरेक्ट डिस्चार्ज किया जा रहा है या इनडायरेक्ट डिस्चार्ज किया जा रहा है, कहां पे, इन्वायरमेंट में। ठीक हो गया जी। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है जो कि दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हमने क्या करना है, हमने इन प्रॉब्लम्स को रोक तो सकते नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि क्योंकि आपको पता है हमारा टॉपिक जो चैप्टर का नेम है वो एटमॉस्फेयर है, तो उससे रेलिवेंट हम यहां पर सिर्फ बात करेंगे उस पोल्यूशन की या उन पोल्यूटेंट्स की जो कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे उन हार्मफुल सब्सटेंसेस की जो कहां पर प्रेजेंट होंगे, इन एयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर का रिलेशन एयर के साथ जो है वो डायरेक्ट है। ठीक है जी। तो ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एयर में मौजूद होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं, उन बेसिस पर हम एयर को क्या नाम देते हैं जी, कि वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। एयर पोल्यूटेंट्स से मुराद कि वो एयर के अंदर पोल्यूशन का कॉज बन रहे हैं, आलूदगी फैला रहे हैं। पोल्यूशन को आलूदगी कहते हैं और पोल्यूटेंट्स को आलूदा मादा कहा जाता है या मादे कहा जाता है। अब आप ये देखिए कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस आ कहां से रहे हैं, वो मैंने आपको सारा बता दिया इंडस्ट्रीज से रेलिवेंट। अब सवाल एक और भी ये है कि ये वेस्ट क्यों बनता है। देखिए, जिस तरह दो रास्ते होते हैं, एक अच्छा रास्ता है, एक बुरा रास्ता है, जिस तरह नेकी है उसी तरह बदी भी है। तो ये दो रास्ते होते हैं जो दुनिया में हम साथ साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, इसी तरह जहां पे इंसान अपनी रिक्वायरमेंट के लिए चीजें बना रहा है, वहां पर इनको बनाते वक्त कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता है। ठीक है, लेकिन उसको डिस्चार्ज करने की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से ये तमाम तर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम इस टॉपिक में स्पेसिफिकली एयर पोल्यूटेंट्स के ऊपर गौर करेंगे। उससे रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स आज हमारे एनवायरनमेंट पे हैं, हम सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा टॉपिक एटमॉस्फेयर है, उस वजह से। ठीक है, कुछ बातें अगर मूव करेंगी
तो वाटर पोल्यूशन की तरफ मूव करेंगी और इसी तरह। वैसे मैं आपको ये बात भी यहां पर बता दूं कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है एटमॉस्फेयर के बाद वो वाटर ही है, तो इस वजह से वाटर पोल्यूशन से रेलिवेंट जो भी बातें हैं और उसकी वजह से जितने भी डिजीज होते हैं उनके बारे में प्रॉपरली हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसलिए यहां पर हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो एयर पर है। ठीक है जी। अब आइए देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। तो इस हवाले से मैंने यहां पे मेंशन किया है टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकंड इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक हो गया जी। चलिए यहां तक हम पहले उसको रीड कर लेते हैं, कुछ रीडिंग में एक दो बातें बताने वाली हैं, कुछ मीनिंग्स हैं, तो फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक के पेज नंबर 121 पे आ जाइए। पोल्यूटेंट्स। A pollutant is a waste material that pollutes air, water और soil। ये वही बात है जो मैंने सामने राइट की है। 3 factors determine the severity of a pollutants। यानी 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके पोल्यूटेंट्स की एक्सपेंशन की रीजन बनते हैं, जिसमें इट्स केमिकल नेचर। केमिकल नेचर से मुराद के केमिकली तौर पे वो पोल्यूटेंट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, कितनी दूर तक वो एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है, और कितना डेंजरस है। ये तमाम तर बातें इसकी केमिकल नेचर में आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर देख लिया जाए एक केमिकल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर अपनी लिमिट में अवेलेबल है तो यूजफुल है, लेकिन अगर वो लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो वो हार्मफुल है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल नेचर है। इसी तरह अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो ये जिस एरिया में होगी, जितनी भी लिमिट में, इसका उतना ही नुकसान है। ठीक है। सेकंड है जी कंसंट्रेशन, यानी मिकदार कि कितनी अमाउंट में होगी। और तीसरा है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुस्तकिल, आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। These pollutants are being created and discharged to the environment by the human activities। अभी आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी गई है। They make the environment harmful to life, यानी आपके environment को, आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा हार्मफुल यानी नुकसानदेह बना सकते हैं। So the pollutants are those substances which cause pollution। तो इट मीन्स डेट के पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसका कॉज बनते हैं, पोल्यूशन का। वाइल कंटामिनेट्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। कंटामिनेट्स जो होते हैं ये भी वेस्ट ही हैं, ये आपकी किसी भी चीज को इम्प्योर बना देते हैं। इम्प्योर से मुराद जो साफ नहीं होती। ठीक है जी। द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये आपके पास एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इवन अ बेनिफिशियल सब्सटेंस बियॉन्ड अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में बी हार्मफुल। यानी अगर आपके पास कोई बेनिफिशियल सब्सटेंस भी है और अगर वो भी अपनी लिमिट से ज्यादा हो गया है तो उसका भी हमें नुकसान है इस लाइफ में, इस इन्वायरमेंट में। मैं एग्जांपल वही रिपीट करूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताई, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देता हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि लाइफ गैस है फॉर प्रोड्यूसर्स, मींस प्लांट। क्योंकि प्लांट के लिए अगर ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड होगी तभी वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से अपना खाना तैयार करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और फिर वो अपनी जिंदगी जो है वो कंटिन्यू करेंगे और उसके ऑपोजिट वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए ये एक बेनिफिशियल कैरेक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में ज्यादा हो जाए तो उसका हमें नुकसान भी है। जैसे एट नाइट, रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ज्यादा यूजेज नहीं है, प्लांट को उनकी जरूरत नहीं होती, तो एनवायरनमेंट में उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है जिसका नुकसान भी है।
ठीक है जी। तो एयर पोल्यूटेंट्स चेंज द वेदर, यानी ये आपके मौसमों को बदल देते हैं। बैडली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। जैसे जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं, इनकी वजह से ह्यूमन में बहुत से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मतलब सांस लेने का जो सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपकी एयर इम्प्योर होगी या उसमें वेस्ट मटेरियल होगा, तो जब हम उस एयर को इनहेल करेंगे, अपनी बॉडी में एंटर करवाएंगे, तो उस वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि उस एयर को ले जा रहा है एक खास प्रोसेस से, तो उसमें कुछ न कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है। अगर आपके एयर जो है वो इम्प्योर हुई, अगर डैमेज द प्लांट्स, नुकसान ये प्लांट्स को भी होता है, ये प्लांट्स को केमिकली तौर पर काफी नुकसान होता है। एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, ये जो यहां पे वर्ड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स लिखा हुआ है, अब आप सोच रहे होंगे कि एयर पोल्यूटेंट्स कैसे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो देखिए, हम आने वाले दिनों में ये पढ़ेंगे कि कुछ एयर पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक वे से, एक स्पेसिफिक नेचुरली कॉन्सेप्ट से, जमीन यानी अर्थ से एक्सप्लोर या एक्सपैंड होकर वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और एटमॉस्फेयर में जाकर यही पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जाकर स्पेसिफिक केमिकल्स बना देते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, और फिर वो स्पेसिफिक वे से चलकर नीचे आते हैं, और जब वो हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर गिरते हैं, तो बिल्डिंग्स के जो स्टोन्स हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो करोड़ हो जाते हैं, उनमें दरारें आना शुरू हो जाती हैं, और वो बिल्डिंग्स खराब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, इसकी कई एग्जांपल्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में एंड ऑल ओवर द कंट्री ये मौजूद हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से कई बार कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इनकी वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इनकी वजह से वो खराब हो चुके हैं, उनका जो एक फिजिकल अपीयरेंस है बिल्डिंग्स का, वो खराब हो चुका है। ठीक है, ड्यू टू एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पोल्यूटेंट का टॉपिक था। अब हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। जैसा कि आपको बताया गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो आइए प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में सुनते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स हैं जो ह्यूमंस अगर बर्न करें या कंबशन करें, कंबशन मतलब जलने का प्रोसेस, यानी अगर ह्यूमन बीइंग जलाएं या बर्न करें या कंबशन करें, किनकी? फॉसिल फ्यूल की। किनकी? फॉसिल फ्यूल की, या फिर दूसरा आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि तीन मटेरियल्स जो हैं उनको मिलाकर, या तीन सब्सटेंसेस जो हैं उनको मिलाकर फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, जिसमें आपके पास कोल नंबर 1, नंबर टू पेट्रोल, एंड नंबर 3 इज नेचुरल गैस। तो कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, इन तीनों को मिलाकर हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन करते हैं, उनको जलाते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर को जलाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की अगर मैं आपको एक गुड एग्जांपल दूं, तो हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को जलाया जाता है। ठीक है, ये उनके रस्म रवाज, उनकी ट्रेडिशन है। मुझे मजहबी तौर पे मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपको ऑर्गेनिक मैटर के हवाले से बताना चाह रहा हूं कि एक अच्छी एग्जांपल है जो आपको याद रहेगी कि जब ऑर्गेनिक मैटर से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ह्यूमन बीइंग की, जब ह्यूमन बीइंग को जलाया जाता है, तो आपने होपफुली देखा होगा कि वो एक उनका तरीकाकार होता है कि लकड़ियों में, वुड के अंदर, वो लकड़ियों की लॉन्ग लॉन्ग जो शाखें हैं, या आप कह लीजिए लॉन्ग
ट्यूब्स हैं उनको काटा जाता है, उसमें पेट्रोल डाला जाता है और वो ह्यूमन बीइंग को जलाया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में धुआं यानी स्मोक बनता है, जिसमें बहुत ज्यादा डेंजरस एंड हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के जलने की वजह से बनती हैं। या आप किसी भी दूसरे एनिमल की बात कर लीजिए जिसको जलाया जाएगा, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर, ये भी आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो कंबशन की वजह से ये सारी जो है ये गैसेस बनती हैं, जिनमें कुछ जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस गैसेस हैं, ठीक है। तो ये तमाम पर जो है ये फॉसिल फ्यूल और ऑर्गेनिक मैटर को जलाने की वजह से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कुछ पोल्यूटेंट्स तैयार करते हैं, जान के नहीं करते, अपनी जरूरत को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके ऑपोजिट खुद ब खुद प्रिपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पोल्यूटेंट्स जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो हम इनको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कोल की बात कर ली जाए तो कोल को उर्दू में कोयला कहा जाता है। तो कोयला आज हम कई जगह पर ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो उसका यूज कर रहे हैं। अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो कोयले का इस्तेमाल होता है फॉर बीबीक्यू यानी बारबेक्यू के लिए। तो आपने देखा होगा बारबेक्यू करते वक्त काफी ज्यादा स्मोक बनता है, धुआं बनता है। इसी तरह पेट्रोल की बात कर ली जाए तो पेट्रोल जो है ये हमारी व्हीकल्स इसके अंदर डाला जाता है, फॉर एग्जांपल बाइक है, कार है, एटसेट्रा। तो इनमें भी जिस तरह बाइक का सिलेंसर होता है, ठीक है, उनमें से ये धुआं यानी स्मोक रिलीज होता है, उसमें भी डेंजरस गैसेस हैं। इसी तरह नेचुरल गैस है जो घर में इस्तेमाल होती है, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके बताया जाए तो बात ये है कि फॉसिल फ्यूल और ऑर्गेनिक मैटर की जो कंबशन ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज में आता है, उस वजह से कुछ डेंजरस और हार्मफुल गैसेस तैयार होती हैं जो कि ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, और उन्हीं को हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, तो एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड्स COX में लिख रहा हूं, X का मतलब 1 2 3 एंड गोस ऑन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा, इस तरह ऑक्साइड बन सकते हैं। इसी तरह सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड गोस ऑन, ठीक है। मैं X ही लिख रहा हूं, एटसेट्रा। और भी कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन हमने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अगर करना है तो हम 2 से 3 एग्जांपल्स लिखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स आपके पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं जी? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स हैं जो तब बनेंगे जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे। यानी जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऊपर एटमॉस्फेयर में गए थे तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे किसके साथ? ईच अदर, एक दूसरे के साथ। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो एक हार्मफुल केमिकल तैयार करेंगे। वो जो केमिकल तैयार होगा वो एक्चुअल में सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएंगे। वो केमिकल्स क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल लिख ली जाए तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है जिसमें H2SO4 आ जाता है। नाइट्रिक एसिड है जी HNO3। इसी तरह हमारे पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3। ठीक है जी। ये H2CO3 किसका फॉर्मूला है? कार्बोनिक एसिड। याद हो तो आपने 9th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक था रस्टिंग ऑफ आयरन। वहां पे इस केमिकल फॉर्मूले की हमने बात की थी कार्बोनिक एसिड की। ठीक है जी। चलिए अब हम पेज नंबर 122 पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स पे, और इन्हें देखते हैं कि मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं जी? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स driven out because of combustion of fossil fuel and
ऑर्गेनिक मैटर, यानी फॉसिल फ्यूल और ऑर्गेनिक मैटर की कंबस्टन की वजह से जो कह लीजिए वेस्ट ड्रिवन आउट होता है, ड्रिवन आउट का मतलब निकलता है। अब वो कौन कौन सा वेस्ट है, वो एग्जांपल है आगे कि दीज आर ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है जी, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन है जी, डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, फिर हमारे पास हाइड्रोकार्बन में मीथेन आ जाता है, अमोनिया आ जाता है और कुछ फ्लोराइन के कंपाउंड्स आ जाते हैं जिसको फ्लोरीन भी पढ़ा जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। फिर आ जाते हैं जी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, कि जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं दूसरे के साथ तो उनकी वजह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। दीज आर, अब देख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, उसका केमिकल फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया है, कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एटसेट्रा। इस तरह आपके पास ये एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो सेम आपने सेंटर में लाइन लगा के प्राइमरी सेकेंडरी की डेफिनेशन लिख देनी है और दो दो एग्जांपल्स लिख देनी है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग कैसे आएगा, व्हाट इज अ पोल्यूटेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन इट टाइप्स। तो आप क्या करेंगे, उसमें पोल्यूटेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स के नाम लिखेंगे और इनको वन बाय वन विद एग्जांपल्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। उसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स टाइप्स आ गई। अब इसके बाद हम मूव करते हैं सोर्सेज की तरफ। देखिए, जहां तक बात सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की है, अगर हम ये बात देखें एयर पोल्यूटेंट के सोर्सेज की, तो सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि 99% वॉल्यूम जो है एटमॉस्फेयर का, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वहां पे तो सिर्फ दो गैसेस का ही मेजर रोल है। ये हम पीछे ट्रोपोस्फियर में पढ़कर आए थे, नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। इन्होंने स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, आप कह लीजिए कि स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को लेकर ट्रोपोस्फियर में इनका एक मेजर रोल है। हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है ये 78%, जबकि ऑक्सीजन जो है ये 21%। तो ये अपनी परसेंटेज से मतलब टोटल 99% जो है ये वॉल्यूम कवर करती है ट्रोपोस्फियर में। यानी इनका तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस 1% में जो 100 में से 1% बच जाता है। हमने कहा था जी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, उसके अलावा जो है वो वाटर वेपर्स हो सकते हैं, सॉरी वेपर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास जो वाटर वेपर्स हैं ये एक्चुअल में ये 1% पे कंसिस्ट करते हैं। वैसे तो आपको ये बात पहले बता दी गई है कि कोई भी चीज अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हो तो वो वैसे भी नुकसानदेह होती है, ठीक है जी। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं इस 1% कार्बन डाइऑक्साइड की एंड वाटर वेपर्स की। तो अब यहां पर सोर्सेस का मतलब है जराए, ठीक है, वो जराए जिनसे हमें पता चलेगा कि एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ज्यादातर नेचुरली तौर पर कहां से आ रहे, ठीक है। आर्टिफिशियल तो बात हमने कुछ कर ली, एक दो पॉइंट नेचुरली तौर पर भी यहां पर हम देखेंगे, तो उसको हम रीडिंग में ही कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स को। तो पेज नंबर 122 पर ही रहिए और इसकी रीडिंग सुनिए कि एज यू नो 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बात हमने अभी डिस्कस कर ली है। ऑल्दो अदर गैसेज आर माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जो दूसरी गैसेज हैं वो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आती हैं, यानी 1% में। अब ये देख लीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स लिख दिया, लेकिन आपको याद होगा जब आपको ये पहले भी बताया गया था तो ये कहा गया था कि इसमें कुछ दूसरी गैसेज आ जाती हैं जिनको हमने अदर गैसेस के नाम से लिखा था, ठीक है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है, माइनर होती है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है या नेग्लिजिबल होती है। लेकिन यही माइनर कंसंट्रेशन वाली जो गैसेस हैं ये ज्यादा हार्मफुल करती हैं, ठीक है। कभी भी याद रखिए हमें हाथी नहीं
काटता या हाथी नहीं मारता हमारी नॉर्मल लाइफ की कंडीशन में। ज्यादातर हमें अगर कोई काटता या तंग करता है तो वो एक लॉकेस्ट यानी एक चूंटी होती है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में जो चूंटी होती है वो क्यों काटती है, क्योंकि वो छोटा ही है साइज में। तो हमेशा याद रखिए जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनका हमारी जिंदगी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है कंपैरेटिवली टू आप कह लीजिए बड़ी बातें, क्योंकि हम बड़ी चीजें हमेशा याद रखते हैं, मेजर पॉइंट्स हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, वो उतने ही हमें मुश्किल लगते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बाय द वे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दे कैन हैव मेजर इफेक्ट्स ऑन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, लेकिन इनका हमारे इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा असर है इन माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, बिकॉज एटमॉस्फेयर डिटरमिन्स द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव। अब आप ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर किस चीज पर डिटरमिन है, किस चीज के ऊपर पूरी तरह से तवज्जो है एटमॉस्फेयर की, तो वो हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं। सो दीज माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेफ अप टू अ कंसंट्रेशन लिमिट। अगर तो ये मिकदार के लिहाज से अपनी लिमिट में है तो ये सेफ है, लेकिन अगर ये लिमिट क्रॉस कर देंगे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा क्या हो जाएंगे, हार्मफुल। नीचे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के 60 ईयर्स से यानी आज से 60 साल पहले ह्यूमन बीइंग्स ने जो एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी हैं, उन एक्टिविटीज की वजह से आज हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। स्पेसिफिकली इसमें हम बात पाकिस्तान की करेंगे। तो अब देखते हैं कि वो कौन से गैसेस हैं जिनका इफेक्ट लिखा गया है। तो आपके सामने जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है वो सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ कार्बन का है। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस रखी गई है और कार्बन के बारे में यहां पर पहले बताया गया है कि एज अ पोल्यूटेंट ये हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ में कितना असर अंदाज होते हैं, इनका कितना ज्यादा इफेक्ट है। तो सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन क्या है जी? सबसे पहला सोर्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन का। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब जब आपके पास आपने देखा होगा वोल्केनिक वर्ड वोल्केनो से निकला है, यानी जब लावा फूटता है तो उसमें बहुत ज्यादा रेडिश कलर का मटेरियल वो एक्सपैंड होकर बाहर आता है और ये एक नेचुरल डायस्टर है, ठीक है। जब वो ब्लास्ट करके बाहर आता है तो उसमें बहुत सी ऐसी गैसेस होती हैं जो काफी ज्यादा नुकसानदेह यानी हार्मफुल होती हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, उसके इन्वायरमेंट के लिए, जिसमें से एक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जो हैं जब वो उनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तब ये गैसेस बहुत ज्यादा क्या होती हैं, रिलीज। तो पहला पॉइंट यही है कि जी बोथ ऑफ दीज गैसेस आर एमिटेड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नेचुरली। एक तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया जी जलाया जाता है, दूसरा अगर उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाए, डिकम्पोजिशन यानी स्प्लिट अप होना वो शुरू हो जाए। दूसरे नंबर पे जो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, ये वही है जो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए थे, अकॉर्डिंग टू फॉसिल फ्यूल्स। तो इसे रीड कर लेते हैं जी कि हाउएवर द मेजर सोर्सेस फॉर द इमिशन ऑफ दीज गैसेस इज द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कि इन गैसेस में निकलने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो फॉसिल फ्यूल है। ये हमने प्राइमरी प्लूटेंट्स में पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल जो है कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, जब इनकी कंबस्शन होती है तो आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल में पहली एग्जांपल लिखी ही कार्बन के ऑक्साइड्स की है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। कहता है फॉसिल फ्यूल बर्न्ड इन कंबस्शन इंजन ऑफ मैनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल यानी जितनी भी गाड़ियां हैं उनके इंजन में जो फॉसिल फ्यूल की एक प्रोडक्ट है पेट्रोल है, वो पेट्रोल जब जाता है इंजन में और कंबस्शन का प्रोसेस होता है यानी जलने का प्रोसेस, उस वजह से किल्न ऑफ एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री की जो किल्न है, किल्न का मतलब भट्टी होता है जिसके अंदर आप कह लीजिए वो हीटअप होती है, मटेरियल डाला जाता है। जैसे हम किल्न जो है उस भट्टी को कहते हैं जो कि यूज होती है जिसमें इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल डाली जाती है। याद रखिए किल्न
एक ऐसी मशीन होती है जिसको भट्टी कहा जाता है, उसके अंदर इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल डाली जाती है बर्निंग के प्रोसेस के लिए। इंफीरियर कहते हैं जो सबसे कह लीजिए परसेंटेज में कम कोल होती है उसको डाला जाता है। अब कोल भी एक्चुअल में क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है जी। और ओपन एयर फायर्स एमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ओपन एयर फायर का मतलब कि डोमेस्टिक लेवल पे जो हम घरों में जो नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से, आप यूं कह लीजिए, जो दूसरी किसी भी प्रोसेस के थ्रू जिसमें हम फायर मतलब आग लग रही है उसकी वजह से जो है ये गैसेस बहुत ज्यादा रिलीज होती हैं, ठीक है जी। और तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट वो इंपॉर्टेंट है, उसे जरा गौर से सुनिएगा। आपको ये पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और प्लांट के लिए जो मेजर एंड इंपॉर्टेंट गैस है उनके जिंदा रहने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्लांट्स ने अपने फूड की प्रिपरेशन इसी कार्बन डाइऑक्साइड पे करनी होती है। लेकिन अगर किसी वजह से फॉरेस्ट में फायर लग जाए यानी आग लग जाए तो पूरे का पूरा फॉरेस्ट जल जाएगा और जलने के प्रोसेस यानी बर्निंग में उस फॉरेस्ट में से काफी ज्यादा एमिशन होगी, निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थर्ड पॉइंट है जी, फॉरेस्ट फायर एंड बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों का जलना आल्सो एमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेशली व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब कम हो जाएगी तो एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेट्स। तो ऑक्सीजन जैसे ही अपनी कंसंट्रेशन में कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस एरिया में डोमिनेट मतलब ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर एक फॉरेस्ट में आग लगी है तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा उसमें धुआं यानी स्मोक बन रहा होगा। वो स्मोक क्या करेगा, उस फॉरेस्ट के इन्वायरमेंट में जितनी ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डोमिनेट हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे उसके ऊपर डोमिनेट होगा तो ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है उस फॉरेस्ट में रहने वाले उन ऑर्गेनिज्म की जिनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, क्योंकि उन वाइल्ड लाइफ को अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से उनको सफोकेशन होगी यानी घुटन होगी और अल्टीमेटली उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स हमारे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड आ जाता है, इसके बारे में अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखी। अब आप ये देख सकते हैं कि पोल्यूटेंट्स जो हैं इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ और हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करने में। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें उन चीजों को इस्तेमाल करना कम कर देना चाहिए, उन चीजों को कम यूज करना चाहिए जिनमें फॉसिल फ्यूल यूज हो रहे हैं। और वैसे भी हम ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि फॉसिल फ्यूल जो हैं वो एक नॉन रीन्यूएबल एनर्जी वाली प्रोडक्ट्स हैं। नॉन रीन्यूएबल का मतलब कि जिनको दोबारा उनसे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस वजह से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वो तमाम स्टेप्स को फॉलो करें जिनमें हमें फॉसिल फ्यूल कम से कम इस्तेमाल करने पड़े, ठीक है जी। इसी तरह हम इनका कंट्रोल कर सकते हैं और इसी तरह ही हम अपनी लाइफ, अपने इन्वायरमेंट और अपने एटमॉस्फेयर को साफ रख सकते हैं, ठीक है जी। तो आज का हमारा वर्क फॉर डे 3 यहां तक कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस लेक्चर में हमने पोल्यूटेंट्स का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कशन की थी, उनकी टाइप्स देखी थी, उनके सोर्सेस देखे थे। और लास्ट में जो हम सोर्सेस की बात कर रहे थे,
हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ब्रीफली एक कह लीजिए कि एक पैराग्राफ था पॉइंट्स की फॉर्म में, उसकी डिस्कशन की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज सो रेलिवेंट टू द सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोर्सेज ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स। तो स्टूडेंट्स, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है? देखिए, इसको समझने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को एंड ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। जैसे मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि कोई भी चीज अगर लिमिट अमाउंट में मौजूद है तो वो यूजफुल है, लेकिन अगर वो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हो गई है, यानी उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, तो वो हार्मफुल है। स्पेसिफिकली यहां पर हम बात कार्बन डाइऑक्साइड की करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है लाइफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। स्पेसिफिकली प्लांट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिलेट करती है, लेकिन ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अब कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसका हमें बहुत ज्यादा जो है वो अब लॉस यानी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमने उसी के पहले कार्बन डाइऑक्साइड के इंपॉर्टेंस देखनी है कि वो यूजफुल कहां पर है, कैसे यूजफुल है, वो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन सेपरेट है। और फिर हम ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके इफेक्ट्स दिन ब दिन अलार्मिंग होते जा रहे हैं। अलार्मिंग मतलब दिन ब दिन वो नुकसानदेह होती जा रही है, वो ज्यादा हमारे लिए डेंजरस होती जा रही है, क्योंकि उसकी अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हो चुकी है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ओनली एंड ओनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी है, तो ये याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी भी एक लेयर मौजूद है हमारे एटमॉस्फियर में। ठीक है जी, इसकी भी क्या मौजूद है, एक स्पेसिफिक लेयर जो कहां पर है, हमारे एटमॉस्फियर में। ठीक है जी, इस लेयर में से, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर में से सनलाइट पास करती है। ठीक है, जब ये सनलाइट पास करती है तो ये पास करने के बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड लेयर से डायरेक्ट ये सनलाइट जो है वो कहां पर आती है, अर्थ पे। ठीक है, अर्थ क्या करती है, अर्थ इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये अर्थ से जो सनलाइट है ये एब्जॉर्ब होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यानी इसकी रिफ्लेक्शन हो जाती है। रिफ्लेक्शन का वर्ड आपने अच्छी तरह फिजिक्स में समझा हुआ है कि ये रिफ्लेक्शन क्या होती है। ठीक है, इसकी एक डायग्राम मैंने राइट साइड पे बनाई हुई है, यकीनन ये आपको समझ आ रही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेयर है, ये सन है, ये सनलाइट की रेडिएशंस हैं, यूवी रेज। ये यूवी रेज जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से इजीली पास करती हैं, अर्थ पर आती हैं, अर्थ में ये एब्जॉर्ब होती हैं, उसके बाद इनकी रिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है, और यही प्रोसेस है रिफ्लेक्शन का, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फियर है वो एटमॉस्फियर जो है वो क्या रहता है, वार्म रहता है, यानी गर्म रहता है। ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स के कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसको हम लाइफ गैस का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इसीलिए है कि ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक खास प्रोसेस करते हैं जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या वर्ड है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं।
इसमें वर्ड फोटो का मतलब है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी लाइट की मौजूदगी में किसी चीज को तैयार करना, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जब भी फोटोसिंथेसिस करती हैं तो प्लांट्स को उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसके साथ साथ एक और प्रोसेस भी प्लांट कर रहे होते हैं जिसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। उर्दू में रेस्पायरेशन का मतलब है सांस लेने का प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट या इंसान सांस लेते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स ने क्योंकि जाहिर सी बात अपना फूड तैयार करना होता है तो वो फूड एक खास रिएक्शन के थ्रू तैयार होता है। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वाटर को लिया जाता है, ठीक है, और फिर कुछ कंसंट्रेशन जो है वो सनलाइट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ प्लांट के अंदर एक ग्रीन कलर होता है, उस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन को हम बैलेंस करके लिखते हैं। प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको ग्लूकोज कहते हैं, और होपफुली हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है, विच इज C6H12O6। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, कार्बन क्योंकि 6 है जबकि यहां पे कार्बन 1 है, ये ऑक्सीजन 2, ये 2 जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन का है, कार्बन की बेस में 1 है तो हम इसको 6 कर देंगे, कार्बन 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन 12 है जबकि इधर हाइड्रोजन 2 है, इसको 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के पीछे जो है मोल में 6 लगा देंगे, हाइड्रोजन 12 हो गए। ऑक्सीजन 6 है, देखिए जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है इसी तरह ऑक्सीजन की बेस में 1 है, तो ये 6 जो है जब ऑक्सीजन के साथ अलग से मल्टीपल होगा या मल्टीप्लाई होगा तो O6 बन जाएगा। इसी तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज बचेगी वो 6O2 है, तो इसके साथ 6O2 जो है ये हमारे पास कौन सी गैस बन जाएगी, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन एक्चुअल में जो मैंने लिखा है इट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना तैयार करेंगे और उस खाने को, उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो गैस इंपॉर्टेंट है वो कौन सी गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके रिजल्ट में ये होता है कि ऑक्सीजन गैस बनती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे एनिमल्स जो हैं वो इस गैस को यूटिलाइज करते हैं रेस्पायरेशन के लिए। ये तो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बता दी। अब रेस्पिरेशन क्या है, जैसा कि आपको बताया, सांस लेने का प्रोसेस, सांस लेने का अमल, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसको आप इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट का मतलब इसको आप, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दें, ठीक है, और उसमें सनलाइट नहीं होगी क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए सनलाइट का होना जरूरी नहीं है। जैसे अभी मैं रूम में हूं, आप अपने घर में रूम के अंदर हैं, अब आप सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उस रेस्पिरेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके कमरे में सनलाइट हो, लेकिन उस कमरे में आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो आपकी बॉडी में जो चीज स्टोर होगी वो ग्लूकोज होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन आप कहां से लेंगे, इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेकर, ग्लूकोज लेकर जो प्रोसेस होगा वो इसके ऑपोजिट होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये एक्चुअल में क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे लगा दी। और अगर ये चीजें आपस में क्या कहते हैं, रिएक्ट करें और ये प्रोडक्ट बनाएं तो इसको हम क्या नाम देंगे, फोटोसिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स करते हैं, एनिमल्स नहीं करते। तो ये आपने देखा कि अभी तक हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, और कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस में अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट बातें देखी, ठीक है जी। पहले सनलाइट जो है वो जब जमीन पर आती है, जमीन उसको एब्जॉर्ब करती है तो वो सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर वार्म रहता है। दूसरा हमने देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक लाइफ गैस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसकी इंपॉर्टेंस को देखा।
ये तो इसके हो गए जी पॉजिटिव फैक्टर्स या पॉजिटिव साइंस। अब इन्हीं पॉजिटिव साइंस की हम पहले रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहां तक हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर फर्दर जो है इसके नेगेटिव पॉइंट से एक और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम बिल्कुल इसके बाद। तो स्टूडेंट्स आप अपने बुक के पेज नंबर 122 पे आ जाइए। उस पेज नंबर 122 पे आपके पास टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है जी। तो द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन इन्वेलप। एक इन्वेलप की तरह एक लेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द बना देती है। इट अलाउज द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट। और ये क्या करती है, सिर्फ सनलाइट की रेज को अपने अंदर से गुजरने देती है। एंड रीच अप टू द अर्थ, और वो कहां पहुंच जाती हैं, अर्थ पे। These rays are reflected from the earth surface and go back to the upper atmosphere। तो वो जमीन से वो सनलाइट जो आई होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और दोबारा कहां चली जाती है, अपर एटमॉस्फेयर पे। फिर इन्होंने आगे ये बताने की कोशिश की है कि अगले पेज पे बॉटम पे लेफ्ट साइड पे फिगर बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए। वही फिगर मैंने सामने ड्रॉ की है। कहते हैं जी नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर रिटेन्स इनफ हीट टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। कि जितनी रिक्वायरमेंट जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके एटमॉस्फेयर को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, ठीक है जी। सो नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द टेम्परेचर वार्म। या फॉर कीपिंग द टेम्परेचर वार्म से मुराद ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो रहे, और इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ उन्होंने किसको दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड को। अदरवाइज द अर्थ वुड हैव बीन अनइनहैबिटेबल। अनइनहैबिटेबल का मतलब यानी जहां पर जिंदगी नहीं चल सकती, जहां पर जिंदगी मुयसर नहीं हो सकती। आगे उन्होंने स्टूडेंट्स एक लाइन में टेम्परेचर बताने की कोशिश की है, एवरेज टेम्परेचर, और उसके साथ साथ उन्होंने आज के एवरेज टेम्परेचर के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये बुक थोड़ी सी ओल्ड है, थोड़ी सी पुरानी है, तो जो उन्होंने ये टेम्परेचर अभी राइट किया हुआ है वो टेम्परेचर आज से 8-7 साल पहले का है, क्योंकि ये बुक चेंज नहीं हुई इस वजह से। एल्स अब का टेम्परेचर एवरेज थोड़ा सा चेंज है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो होपफुली आपको ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन फिर वक्त आपने याद यही करना है क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जी कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है, रादर इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल गैस फॉर प्लांट एज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एनिमल्स। जैसे हमारे लिए या दूसरे जानवरों के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन। यानी प्लांट किस प्रोसेस के थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस करने के बाद प्लांट क्या तैयार करते हैं, ऑक्सीजन गैस, which is useful for human and other animals. While animal use oxygen in respiration and given out carbon dioxide, हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उसके लिए हमारे लिए रिक्वायरमेंट जो जरूरी गैस है वो ऑक्सीजन है, लेकिन उसके रेसिप्रोकल, उसके ऑपोजिट हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। In this way, a natural balance exists between these essential gases as represented here। तो इस तरह ये एक बैलेंस, एक नेचर में ये बैलेंस जो है ये मुतवाजन रहता है और जिंदगी इजीली चल रही है, ठीक है। लेकिन कहते हैं बट दिस बैलेंस इज बीइंग डिस्टर्ब्ड
by emitting more and more carbon dioxide in air through different human activities। लेकिन इसी बैलेंस को खराब किया है ह्यूमन की कुछ उन एक्टिविटीज ने जो कि ह्यूमन ने इसलिए परफॉर्म की ताकि वो बाकी अपनी जरूरियात को, अपनी बाकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ वो ये भूल गया कि उसका इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपसे पहले भी लेक्चर में डिस्कस की थी, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन ने काफी ज्यादा नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को प्रोवाइड किया, और वो इतना नुकसान हो चुका कि अब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर वो नहीं रही जो आपने नीचे लेफ्ट साइड पे देखी है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अब ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है। और वहीं बॉटम पे आप देखिए राइट साइड पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बनी हुई नजर आ रही होगी। ठीक है जी, तो यहां तक एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब सेकंड लॉन्ग है इसके साथ कि कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स एन अलार्मिंग इफेक्ट। हाउ? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। अलार्मिंग इफेक्ट का मतलब कि दिन ब दिन इसके असरात खतरनाक होते जा रहे हैं। वो कैसे हो रही है, क्या वजूहात है? तो देखिए, जो हमारे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड है, अब हम उसकी इंपॉर्टेंस की नहीं बल्कि उसके ऑपोजिट बात करेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे कि इसके हमें नुकसानात क्या हैं, यानी डिसएडवांटेजेस। तो अब देखिए, पहले कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर इतनी थिन थी, जबकि अब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर क्या हो चुकी है? थिक हो चुकी है। थिक मतलब मोटी हो चुकी है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स के, हमारे पास जो सन होता है, उस सन में से सनलाइट में आना होता है। वो सनलाइट जो है वो ट्रेवल करके अर्थ तक आ तो जाती है ऐसे, ठीक है, ये हमारी क्या है? अर्थ। ये अर्थ तक आ तो जाती है, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होनी होती है तो वो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती, बल्कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड की थिकनेस की वजह से ये सूरज की जो रेज हैं, सनलाइट की रेज, ये वापस कहां आ जाती हैं? अर्थ पे, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी डे बाय डे जो है हमारी अर्थ का टेम्परेचर, वो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। ठीक है, इसी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हम इसको दो स्पेसिफिक कह लीजिए टर्म्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पहले हम इसके बारे में मजीद डिटेल देखेंगे, फिर हम इसको वो टर्म्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये दोबारा सुनिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये देखिए ये लेयर कितनी थिन है, जबकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर क्या है? थिक है। ये कैसे थिक हुई है? कई साल ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म की गई, जिसकी वजह से ये लेयर जो हैं वो क्या हुई हैं? थिक हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर। इसकी थिकनेस की वजह से सनलाइट किसी ना किसी तरह वो आ तो जाती है जमीन पे, जमीन यानी अर्थ उसको एब्जॉर्ब भी कर लेती है, ठीक है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती। अब आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए, वो ये कि सन जो है वो दो तरह की रेज भेजता है, यूवी एंड आईआर। यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, आईआर यानी इंफ्रारेड, ये हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन सनलाइट से जो रेज जमीन तक आती हैं वो यूवी रेज होती है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। वो रेडिएशन जब जमीन में आती हैं, जमीन पर गिरती हैं, तो जमीन उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फिर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में होता है, लेकिन यहां पे इनकी रिफ्लेक्शन नहीं होगी। इसके अलावा ये बात आपने याद रखनी है कि जमीन के ऊपर जो भी चीजें बर्न्ट होती हैं, उनमें जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, उनमें से एक रेडिएशन आईआर है, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। इसी वजह से ये तमाम तर रेडिएशंस का एटमॉस्फेयर के जरिए निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी इनको बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से, इसकी लेयर थिक होने की वजह से, एक तो जमीन पर इंफ्रारेड रेडिएशंस की कंसंट्रेशन भी है, और साथ ही साथ यूवी रेस की कंसंट्रेशन भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
और यहां पर जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ग्रीन हाउस, यकीनन आपको तो शायद वो जहन में भी ना रहा हो, मैं आपको दोबारा वो रिकॉल करवाता हूं कि टॉपिक का नाम ग्रीन हाउस था। ये ग्रीन हाउस से क्या मुराद है, ये आप यूं समझिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज लाइक अ मिरर, शीशा, ठीक है, मिरर की तरह है। और जबकि ग्रीन हाउस से मुराद आपका घर, आपकी अर्थ है, जिसके ऊपर तमाम तर प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं। अब जब सनलाइट गिरेगी तो गिरने के बाद वो उस मिरर में से यानी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर में से गुजरेगी और उस मिरर से किसी न किसी तरह एंटर हो जाएगी और प्लांट्स तक यानी जमीन तक पहुंच जाएंगी सनलाइट की रेस यानी यूवी रेस। लेकिन उस मिरर में से रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन एक्चुअल में उसी अर्थ यानी ग्रीन प्लैनेट से बनने वाली गैसेस हैं जो कि एक्चुअल में उस मिरर को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को दिन ब दिन थिक कर रही हैं। इस वजह से इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया जाता है कि ये ग्रीन हाउस यानी अर्थ से निकलती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी मिरर को उसके साइज में थिक कर रही हैं, जिस वजह से ये रेडिएशंस जो हैं, जो सनलाइट की रेडिएशन जमीन पर आती हैं, उनकी रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती। तो इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस का नाम देते हैं। और क्योंकि ये इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और जैसा कि आपने ये देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से दिन ब दिन हमारी जो अर्थ है वो दिन ब दिन वार्म होती जा रही है, गर्म होती जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो गर्म होती जा रही है। तो उसके गर्म होने की वजह से हम कहते हैं जी कि बहुत ज्यादा गर्मी है पूरी दुनिया में। और दुनिया के लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? ग्लोबल। और गर्माहट को, वार्मनेस को हम क्या नाम देते हैं? वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरी दुनिया में ये हीटअप होना शुरू हो जाएगी अर्थ। ग्लोबल वर्ड ग्लोब से निकला है। अक्सर हम ऑफिस वगैरह में या बैंक वगैरह में जाते हैं तो उधर ऑफिस में या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर हम जाते हैं तो अक्सर वहां पे ग्लोब पड़ा होता है जिसके ऊपर आपको नजर आ रहा होता है पूरी अर्थ का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। वहां से ये ग्लोब से वर्ड ग्लोबल आया, ग्लोबल वार्मिंग, कि पूरी दुनिया में टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट है अलार्मिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो उसके क्या नुकसानात हैं, उसका क्या अलार्मिंग इफेक्ट है। ये सारी डिस्कशन जो है वो यहां पर हुई है जिसकी अभी हम रीडिंग करने लगे हैं। तो आइए इसे रीड करते हैं जी कि ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस गैस। पॉइजनस का मतलब जहरीली, ठीक है। लेकिन अगर वैसे आपको बताता चलूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। Yet its increasing concentration due to burning of fossil fuel in different human activities is alarming। कि दिन ब दिन ये अलार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम कर रही है? ग्लास वॉल की तरह, ठीक है, एक ऐसी दीवार की तरह जो ग्लास का बना है, मिरर का बना है। ऑफ अ ग्रीन हाउस, किसके लिए? ग्रीन हाउस के लिए। यहां पे ग्रीन हाउस से मुराद अर्थ है। इट अलाउज यूवी रेडिएशन टू पास थ्रू इट, यानी ये जो ग्लास है, ये मिरर वॉल है, ये सिर्फ यूवी रेडिएशन को पास करने देगा जो सनलाइट से आएंगी, बट डज नॉट अलाउ द IR रेडिएशन टू पास थ्रू इट। लेकिन IR रेडिएशन को ये पास नहीं होने देगी ये ग्लास वॉल। अब चाहे वो IR रेडिएशन सन की तरफ से आए या वो IR रेडिएशन जो है वो जमीन की तरफ से आए। इट ट्रैप सम ऑफ द IR रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ। ये IR रेडिएशन जो अर्थ की है उसको भी अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप का मतलब कि जाल की तरह एक जाल बन जाता है इस लेयर का। वो जाल जो है वो इन लेयर्स, वो जाल जो है वो वो जाल जो है वो एक्चुअल में IR रेडिएशंस को यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस को गुजरने नहीं देता। Hence, increased concentration of carbon dioxide layer absorb the IR radiation emitted by the Earth's surface। यानी
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो IR रेडिएशन जमीन से निकलती हैं वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट प्रिवेंट हीट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट हेल्प टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग नाइट। इसकी वजह से रात को जो ठंडक होती है हमारे एनवायरनमेंट में, जिसको हम मॉइस्चर भी कहते हैं, वो नहीं होती। जैसे आजकल आप देखिए सर्दी है, अगर आप रात के वक्त अपनी कार, अपनी बाइक कहीं ओपन सरफेस पर लगाएं, मतलब कि ऐसी बाहर किसी ऐसी जगह पर लगाएं, किसी सहन में, किसी यार्ड वगैरह में, जहां पर बिल्कुल भी ऊपर से एयर इजीली पास कर सकती है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद उस आपकी बाइक या कार के ऊपर नमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो लिक्विड सा आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कूल होना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी रात के वक्त ठंडक होती है, कूलनेस होती है, क्योंकि सनलाइट का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं होता। As the concentration of carbon dioxide increases in air, less heat energy is lost from the surface of earth. कम एनर्जी लॉस्ट होती है, मतलब कम से कम जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो रिफ्लेक्ट होती है। Therefore, average temperature of the earth surface gradually increases. अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, तो इस वजह से हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ग्रीन हाउस से मुराद ऐसा घर जिसमें ग्रीन यानी प्लांट्स मौजूद हैं, जिन्होंने एक्चुअल में अर्थ में हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना होता है, या कह लीजिए एक स्पेसिफिक लिमिट होती है जिससे वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो लिमिट यहाँ पे एक्सप्लेन मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है बीच में कुछ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये टॉपिक वैसे ही उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर इसमें मजीद एडिशन की जाएगी तो वो उनके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको समझाया जा रहा है, मुझे यकीन और होप है प्रॉपर कि इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहरहाल दिस इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, यानी प्रोपोर्शनल का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा होगी, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ग्रेटर इज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर इज ट्रैपिंग द हीट और वार्मिंग, यानी जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही ज्यादा ट्रैप होगा ये हीट, उतनी ज्यादा ट्रैप होगी, उतनी ज्यादा रुकेगी। ड्यू टू इंक्रीज्ड वार्मिंग, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी की वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये नीचे राइट साइड पे आपको ये डायग्राम भी नजर आ जाएगी और उसके साथ कुछ लाइंस राइट की गई हैं, जो होपफुली आप जब रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में वहां पर क्या लिखा गया। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक था, आज हमारा वर्क फॉर डे 4, जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की डिस्कशन की, जिसमें हमने पहले कार्बन डाइऑक्साइड के पॉजिटिव पॉइंट्स को देखा, उसके एस्पेक्ट्स को देखा, और फिर उसी से एसोसिएटेड कार्बन डाइऑक्साइड की नेगेटिव पॉइंट्स को देखा। और हमने आज ये एक चीज भी सीखी इसके साथ साथ कि चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज क्यों ना हो, अगर वो कंसंट्रेशन से ज्यादा आप यूज करेंगे इस दुनिया में, चाहे वो आपके कितनी ही क्लोज क्यों ना हो, तो उस चीज के लिमिट ज्यादा होने की वजह से या लिमिट क्रॉस करने की वजह से आपको बहुत ज्यादा लॉस, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज हम अपना वर्क फॉर डे 4 यहां तक कंप्लीट करते हैं।